नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 9th चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तब आपको तुरंत पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, कैन यू रिकॉल व्हाट डू यू मीन बाय डिज़ास्टर? डिज़ास्टर यानी क्या? देखिए, डिज़ास्टर यानी एक ऐसी अचानक घटने वाली घटना जिसके कारण बहुत जीवित और वित्त हानि होती है। यानी डिज़ास्टर इज़ अ सडन इवेंट दैट कॉजेस लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ प्रॉपर्टी, इट्स कॉल्ड डिज़ास्टर। ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर? डिज़ास्टर के कौन से टाइप्स है? देखिए, दो मेन टाइप्स है, नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर में क्या क्या आता है? अर्थक्वेक आता है, वोल्केनिक इरप्शन आता है, फिर क्या कहते हैं, ड्रॉट आता है, फिर फ्लड आता है। ठीक है, ये हो गया नेचुरल। मैन मेड यानी क्या? वॉर के दौरान अगर न्यूक्लियर बॉम्ब डाला जाता है, ड्रॉप किया जाता है तो वगैरह वगैरह। Last year we have introduced various natural calamities, disasters. This year we are going to study about earthquake and some other natural calamities. आपने पिछले साल कई सारे तरह के कैलेमिटीज डिजास्टर सीखे हैं। इस वर्ष हम अर्थक्वेक और कुछ और तरह के नैसर्गिक प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सीखने वाले हैं। कैन यू टेल व्हाट इज एन अर्थक्वेक? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक क्या है और उसके परिणाम क्या है? देखिए, अर्थक्वेक यानी आपको पता है अर्थ के स्ट्रक्चर कैसा होता है। इंटीरियर ऑफ अर्थ में मैंटल, अपर लेयर जो होता है वो अर्थ क्रस्ट कहते हैं, उसके अंदर लिक्विड मैंटल होता है, उसके अंदर कोर होता है। तो लिक्विड मैंटल में कई सारे वेव्स आते रहते हैं, वो हिलते रहता है। तो उसके कारण जैसे दूध के ऊपर मलाई तैरती है वैसे अर्थ क्रस्ट जो है वो उसके ऊपर तैरता है, मैंटल के ऊपर। तो जब मैंटल में कोई उबाल आता है या वेव्स आते हैं तो ऊपर का क्रस्ट या तो फट जाता है या हिलने लगता है, तो उसे कहते हैं अर्थक्वेक। क्या कहते हैं? द वाइब्रेशंस एंड क्रैकिंग अप ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज अर्थक्वेक। अभी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक के परिणाम क्या है? देखिए, बहुत से बिल्डिंग्स गिर जाती है। ठीक है, ज़मीन पर क्रैक्स आते हैं, रोड्स और रेलवेज के लाइंस उखड़ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स निकल जाते हैं। ठीक है, टेलीफोन कनेक्शंस टूट जाते हैं। ठीक है, और लोगों की जान भी जा सकती है। अर्थक्वेक, सडन वाइब्रेशंस ऑन द अर्थ एंड शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ग्राउंड इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। ये है अर्थक्वेक की डेफिनेशन। अर्थ क्रस्ट जो होता है, अर्थ सरफेस, वो अचानक वाइब्रेट होने लगता है, जोर जोर से हिलने लगता है, शेक होने लगता है, उसे कहते हैं अर्थक्वेक। These cause seismic waves leading to movements of the earth's surface like tremors, shaking up, it goes up and down. देखिए, सिस्मिक वेव्स यानी जो अर्थक्वेक की वेव्स निकलती है, तीन तरह की वेव्स होती है, आपको नेक्स्ट ईयर ज्योग्राफी में है, तो उन्हें सिस्मिक वेव्स कहते हैं। तो उनसे अर्थ सरफेस पर ट्रेमर्स यानी वाइब्रेशन, शेकिंग होती है, अर्थ सरफेस आगे पीछे या ऊपर नीचे हिलने लगता है। The shocks and waves formed in the interior of the earth spread on the surface in all direction. देखिए, वेव्स जो निकलते हैं, देखिए ऐसे वेव्स निकलते हैं, तो वो जो होते हैं वो अर्थ के भीतर से निकलते हैं और वो सभी दिशाओं में फैल जाते हैं, सरफेस पर भी और अंदर भी। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द अर्थक्वेक इज द पॉइंट अबव द एपिसेंटर ऑन द अर्थ सरफेस। देखिए, ये जो होता है, ये इस जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, वेव्स जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं उसे कहते हैं फोकल पॉइंट। ठीक है, और उससे परपेंडिकुलर पॉइंट जो सरफेस पर होता है उसे कहते हैं क्लोजेस्ट पॉइंट, वो होता है एपिसेंटर। ठीक है, ये ऐसे वेव्स जाते हैं। स्ट्रॉन्ग कॉन्व्यूल्स और वेव्स एट फर्स्ट रीच टू द एपिसेंटर, देयरफॉर मेजर लॉस ऑकर्स नियर टू दैट एरिया। देखिए, यहाँ से फोकल पॉइंट से अर्थ वेव्स जो है, अर्थक्वेक वेव्स जो है वो ओरिजिनेट होते हैं और वो सबसे पहले सबसे क्लोजेस्ट
पॉइंट होता है एपिसेंटर। तो एपिसेंटर पर सबसे अधिक नुकसान होता है, ठीक है, सबसे अधिक विनाश यहाँ पर होता है, ठीक है। शॉक्स ऑकर्ड ड्यू टू एन अर्थक्वेक कैन बी माइल्ड और इंटेंसिफाइड एक्यूट। देखिए जो शॉक्स होते हैं, जो धक्के होते हैं अर्थक्वेक के कारण, वो एक तो थोड़े हो सकते हैं माइल्ड, या फिर इंटेंसिफाइड यानी तीव्र जोरदार हो सकते हैं। ऑन द अर्थ माइल्ड अर्थक्वेक्स ऑकर इन अ लार्ज नंबर देन द इंटेंसिफाइड और रनर्स। देखिए अर्थ पर आप, हमें तो पता नहीं चलता कई बार, लेकिन आप कह सकते हैं कि डेली छोटे मोटे अर्थक्वेक्स होते ही रहते हैं, थोड़ा अर्थ की सरफेस हिलता ही रहता है हमेशा। तो माइल्ड अर्थक्वेक्स तो कॉमन बात है, बहुत नॉर्मल है, लेकिन जो इंटेंसिफाइड है, जोरदार धक्के जो है वो रेयरली होते हैं। एवरी डे अर्थक्वेक्स आर नोटिस एट सम और अदर प्लेसेस ऑन द अर्थ। कहीं ना कहीं तो अर्थक्वेक होते ही रहता है अर्थ पर हर रोज। According to the observation of National Earthquakes Information Center, every year nearly 12,400 और 14,000 earthquakes occur on the earth। देखिए इतने ज़्यादा earthquakes होते हैं हर साल, ठीक है। देखिए यहाँ पर रेफरेंस दिया इस वेबसाइट पर www.tris.edu। From this it is noticed that earth is continuously vibrating। इससे तो हमें पता चलता है कि अर्थ सरफेस जो होता है वो एक्चुअली हमेशा वाइब्रेट होता रहता है, हिलते रहता है, ठीक है। द मशीन इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स द अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड सिस्मोग्राम और सिस्मोमीटर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, सिस्मोग्राफ नहीं है ये, सिस्मोग्राम, एम होना चाहिए, GRAM। तो जो मशीन, देखिए ये मशीन, ऐसी मशीन जो अर्थक्वेक्स के वेव्स को गिनती है, उनकी इंटेंसिटी को गिनती है, उसे कहते हैं सिस्मोग्राम। और उनसे जो ग्राफ निकलता है, जो पेपर पर रिकॉर्डिंग्स मार्किंग्स निकलते हैं, देखिए ये ऐसे, उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है। तो ये अंतर है दोनों में। तो सिस्मोग्राम उस मशीन को बोलते हैं सिस्मोग्राम या सिस्मोमीटर। ये है वर्टिकल सिस्मोमीटर, ये जो है रोल होते रहता है, घूमते रहता है, और जब भूकंप होने लगता है तब ये ऊपर नीचे होने लगता है, इससे ये उस पर रिकॉर्ड हो जाता है वेव्स। एंड द एक्सेंटुएशन इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन रिश्टर स्केल। देखिए ये जो है उनकी इंटेंसिटी, वेव्स की इंटेंसिटी कितनी है, ये किस में गिनी जाती है, रिश्टर स्केल में। ये इसका यूनिट है। जैसे डिस्टेंस गिना जाता है मीटर्स में, किलोमीटर्स में, ठीक है। टाइम गिना जाता है सेकेंड्स में, आवर्स में, ठीक है। वैसे ही ये जो है इसका यूनिट जो है रिश्टर स्केल है। दिस इज वन ऑफ द मैथमेटिकल मेजरिंग यूनिट। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स आर मेंशन्ड बिलो, स्टडी देम केयरफुली। देखिए रिश्टर स्केल के बारे में और इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पर। कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक, इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्यों होते हैं ये देखेंगे। पहला तो कारण है वोल्केनिक इरप्शन। जब वोल्केनो का विस्फोट होता है तब आसपास के एरिया में बहुत अर्थक्वेक होने लगते हैं। दूसरा है स्ट्रेस ऑफ बिग डैम्स ऑन द अर्थ। बहुत बड़े बड़े डैम्स जब बनाए जाते हैं नदियों पर, तब उससे अर्थ सरफेस पर स्ट्रेस डेवलप होता है, क्रस्ट पर स्ट्रेस डेवलप होता है, उस पर तनाव निर्माण होता है, और वो जमा हो कर एक ही बार में बाहर निकलता है, उससे अर्थक्वेक होता है। फिर है माइनिंग। माइनिंग में ज़मीन में खोदना पड़ता है बहुत, तो उससे कई बार अर्थक्वेक होता है। अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट जब किए जाते हैं अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बॉम्ब के, तो उसके कारण अर्थक्वेक होता है उस आसपास के इलाकों में। फिर वाटर परकोलेट्स थ्रू द क्रैक्स ऑफ द अर्थ ड्यू टू ट्रिमेंडस हीट, द वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम, द स्टीम फॉर्म ट्राइज टू कम आउट फ्रॉम द लूजन्ड अर्थ सरफेस कॉजिंग अर्थक्वेक्स। क्या होता है, बारिश का पानी जमीन पर गिरता है, वो पानी अर्थ सरफेस जो है वो एब्सॉर्ब कर लेता है और वो नीचे चला जाता है। नीचे जब जाता है तब वो नीचे जाकर जहाँ पर लोअर एरियाज में रॉक होता है वहाँ पर जमा होता है। लेकिन अर्थ के नीचे तो बहुत हीट होती है, हॉट होता है, तो उस हीट के कारण वो वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और वो स्टीम अर्थ के सरफेस पर भीतर से, अंदर से धक्के लगाने लगता है, प्रेशराइज करने लगता है। तो वो जब एक बार ही जोर से निकलता है तो उससे अर्थक्वेक हो सकता है।
और इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक, लॉस ऑफ ह्यूमन बींग्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड पेट्स, मानवों का जीवित हानि होती है, प्राणियों की हानि होती है, ठीक है। इकोनॉमिक लॉस एट लार्ज स्केल, दैट इज इलेक्ट्रिक पोल्स, पाइपलाइंस, हाउसेस, बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स आर डिस्ट्रॉयड। आर्थिक नुकसान भी काफ़ी होता है, जैसे लाइट के पोल्स, इलेक्ट्रिसिटी के पाइपलाइन बिछाए हुए, घर गिर जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाते हैं, रोड्स उखड़ जाते हैं, रेलवे लाइंस निकल जाते हैं। फिर इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत से इकोसिस्टम्स नष्ट हो जाती है। कई बार नदियों का रास्ता बदल जाता है, उसके कारण नदियाँ पहले जहाँ थी वहाँ ड्राई हो जाता है, वहाँ पर जो जंगल होता है वो पूरा सूख जाता है, उनके जो नदियों में प्राणी होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर स्ट्रीम्स चेंजेस, हाँ नदियों का रास्ता बदल जाता है कई बार। पॉसिबिलिटी ऑफ फायर इन सिटीज इंक्रीजेस, शहरों में बड़े बड़े बिल्डिंग्स में क्या होता है कि आग लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इफ देयर इज अर्थक्वेक एट द बॉटम ऑफ ओशन, इट मे क्रिएट सुनामी वेव्स एंड देयर बाय लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल रीजन। देखिए हमारे यहाँ भी सुनामी आ चुकी है, तो अर्थक्वेक के अगर सी बेड में, ओशन के बेड में, तल में अगर आता है, अर्थक्वेक होता है, तो उससे समुद्र में बहुत बड़ी वेव्स क्रिएट होती है, उन्हें कहते हैं सुनामी वेव्स। तो वो जब कोस्टल रीजन्स को टकराती है तब वो कोस्टल रीजन पूरा नष्ट हो जाता है। फिर है लेवल ऑफ वाटर टेबल चेंजेस, वाटर के लेवल बदल जाती है। अगर वेल्स है यानी कुएं हैं, विहिर, तो उसमें वाटर की लेवल अगर कम है तो कई बार ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा है तो कम हो सकती है, या पूरा ड्राई हो सकता है, तो ये नुकसान हो सकता है। प्रिकॉशंस टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, कौन से सावधानता लेनी चाहिए अर्थक्वेक के दौरान, भूकंप के दौरान। फर्स्ट, इफ यू आर एट होम then do not get scared and instead of running here and there, stand still at one place। अगर आप घर पर है, घर के अंदर है, तो घबराना नहीं है और इधर उधर भागना नहीं है, एक ही स्थान पर रुकना है। फिर either sit on the floor or below the bed or any other furniture and cover yourself until the movement of earth stops। अगर भूकंप चल रहा है तो एक स्थान पर बैठना है, जमीन पर, या फिर बेड के नीचे, टेबल के नीचे, किसी फर्नीचर के नीचे छुपना है, और जब तक अर्थ की मूवमेंट रुक नहीं जाती तब तक वहीं पर रहना है। इफ देर इज नो टेबल और एनी अदर शेल्टर, देन सीट इन एनी कॉर्नर ऑफ द रूम एंड कवर योर हेड बाय फोल्डिंग योर हैंड्स अराउंड इट। अगर टेबल वगैरह कोई फर्नीचर नहीं है आश्रय लेने के लिए, तो किसी कोने में बैठना है रूम के, और हमारे सर पर हाथ रखने हैं ताकि सर पर कुछ गिरे तो उसका यानी हमारे जख्म ना हो। इफ यू आर इन द व्हीकल और आउटसाइड द हाउस, देन पार्क योर व्हीकल एट अ सेफ प्लेस एंड सिट इनसाइड इट। अगर आप किसी गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं तो क्या वो गाड़ी रोकनी है, एक जगह पर रुकना है, उसी के अंदर बैठे हुए रुकना है। डू नॉट वेट नियर और बिलो टॉल बिल्डिंग, ट्रीज और इलेक्ट्रिक पोल। इलेक्ट्रिक पोल के पास नहीं रुकना है, बड़े पेड़ के पास नहीं रुकना है, या बड़ी बिल्डिंग के पास नहीं रुकना है। अवॉइड डूइंग फॉलोइंग थिंग्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के दौरान क्या नहीं करना है। अवॉइड यूजिंग लिफ्ट इन द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, इंस्टेड यूज स्टेयरकेस। बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है 20-25 मंजिला, उसमें लिफ्ट से ऊपर नीचे नहीं जाना है अर्थक्वेक के दौरान, स्टेयर्स से जाना है, सीढ़ियों से, ठीक है। क्योंकि लिफ्ट की जो ये कॉर्ड होती है वो टूट सकती है, उसके कारण एक्सीडेंट हो सकता है। डू नॉट सिट इन द डिस्कम्फर्ट फॉर लॉन्ग, डू सम फिजिकल मूवमेंट्स। एक ही स्थान पर, एक ही पोजीशन में या अनकंफर्टेबल पोजीशन में नहीं बैठना है, थोड़े फिजिकल मूवमेंट्स करते रहना है। फिर है after the earthquake there is a possibility of fire, hence to avoid it carefully switch off the main electric supply. Do not use candles, lantern or match box, instead use torch or battery। देखिए कई बार अर्थक्वेक होने के बाद आग भी लग सकती है, क्योंकि सिलेंडर के पाइप्स टूटे हुए हो सकते, गैस के पाइप्स वगैरह, तो उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी के मेन सप्लाई बंद करना है घर का। फिर कैंडल्स, लैंटर्न,
वगैरह नहीं लगाना है, मैच बॉक्स नहीं लगानी है, इंस्टेड उसके बजाय आपको टॉर्च बैटरी यूज़ करनी है, ठीक है। गैस का कनेक्शन वगैरह सब बंद कर देना है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट प्रूफ बिल्डिंग्स, देखिए अर्थक्वेक होने के बाद भी सुरक्षित रहे ऐसे बिल्डिंग्स के कुछ नियम होते हैं ऐसी बिल्डिंग बनाने के, उसके बारे में सीखते हैं। द कंस्ट्रक्शंस विच डू नॉट गेट डैमेज ड्यू टू अर्थ मूवमेंट्स अप टू अ सर्टन लिमिट आर कॉल्ड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स। जो कंस्ट्रक्शंस जो है अर्थक्वेक के बाद भी कुछ यानी हद तक डैमेज नहीं होते, उन्हें कहते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स। To construct tall buildings, Indian Standard Institute has made some code of conduct. देखिए अर्थक्वेक से बचने के लिए भारत शासन ने इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने एक कुछ नियम बनाए हैं बिल्डिंग बनाने के। बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड एज पर IS 456 एंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस कंस्ट्रक्शंस आर परफॉर्म एज पर IS 1893 criteria for earthquake resistant design of structure and IS 13920 ductile detailing and reinforced concrete structures subjected to seismic forces। तो ये कुछ नियम बनाए हैं, ये आपको ये नियम और नंबर्स याद रखने हैं, ठीक है। क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या नियम होते हैं वो। एडवांस टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन, आधुनिक तंत्रज्ञान की मदद से ये बनाए जाते हैं बिल्डिंग्स। To get prior intimation about earthquake, modern equipments like laser ranging, very long baseline, geyser counter, creep meter, strain meter, tide gauge, tilt meter, volumic strain gauge etc. देखिए earthquake वैसे तो हम पहले से परफेक्टली अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कब कहाँ हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अंदाज़ा किया जा सकता है। तो उसके लिए कई सारे डिवाइसेस इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे लेज़र रेंजिंग, वेरी लॉन्ग बेसलाइन एक है, गाइजर काउंटर है। गाइजर काउंटर यानी क्या करता है, वो डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन करता है, यानी अगर ज़मीन में से कोई रेडियोएक्टिव वेव्स निकल रहे हैं तो उसका वो डिटेक्ट करता है ये गाइजर काउंटर। फिर है क्रीप मीटर। क्रीप मीटर क्या करता है, अर्थ सरफेस की जो स्लो मूवमेंट होती रहती है उसके रिकॉर्ड्स बना के रखता है, उस पर नज़र रखता है, ठीक है। फिर है स्ट्रेन मीटर। स्ट्रेन मीटर क्या होता है, जो डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ होता है, यानी अर्थ सरफेस जो थोड़ा थोड़ा टेढ़ा या टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो उसके ऊपर नज़र रखता है। टाइड गेज यानी क्या करता है, सी लेवल में जो चेंज आता है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, उस पर नज़र रखता है। फिर टिल्ट मीटर जो होता है वो क्या करता है, वोल्केनोज के आसपास लगाए जाते हैं, वोल्केनोज के कारण क्या उसके आसपास क्या लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं या कौन से मूवमेंट हो रहे हैं वो उस पर नज़र रखता है, ठीक है। फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन गेज, ये भी एक तरह का स्ट्रेन गेज होता है, ठीक है। स्ट्रेन मीटर, स्ट्रेन गेज जो है, ठीक है, ये यूज़ किए जाते हैं, तो इनकी मदद से किया जाता है। फायर, कैन यू रिकॉल, फायर इज अ नेचुरल कैलामिटी और मैन मेड कैलामिटी। ये पूछा है कि क्या मानव निर्मित संकट है ये फायर या प्रकृति निर्मित है। देखिए दोनों कारण हो सकते हैं, नेचुरल कारणों से भी हो सकता है, जैसे फॉरेस्ट फायर होता है, वनों में आग लगती है, जंगलों में, या फिर मैन मेड भी हो सकता है, जैसे युद्ध के दौरान आग लगता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फायर, क्लास ए फायर, सॉलिड सब्सटेंसेस, मुख्यतः 5 तरह के फायर्स होते हैं, एक एक देखते हैं हम। क्लास ए फायर जो होता है, कॉमनली फ्लेमेबल मटेरियल्स आर देयर फ्यूल सोर्स लाइक वुड, क्लोथ्स, कोल, पेपर्स एटसेट्रा, दीज फायर कैन बी पुट आउट विथ वाटर। देखिए ये नॉर्मल जो आग लगने वाली वस्तुएं होती है सॉलिड, मुख्यतः उनको आग लगने के बाद ये फायर निर्माण होती है। क्लास ए फायर जो है, जैसे लकड़ी हो, कपड़े हो, कोयला हो, पेपर्स हो, इनको आग लगने, ये जो आग होती है वो पानी से क्या कहते हैं उसे, बुझाई जा सकती है।
फिर है सेकेंड क्लास बी फायर, लिक्विड सब्सटेंसेस के कारण लगने वाली। फायर्स कॉज ड्यू टू फ्लेमेबल लिक्विड सब्सटेंसेस दैट इज पेट्रोल, ऑयल, वार्निश, सॉल्वेंट्स, कुकिंग ऑयल, पेंट्स एट्सेट्रा। लिक्विड सब्सटेंसेस के कारण आग लगने वाली, जैसे पेट्रोल हो, ऑयल हो, वार्निश यानी पेंट होता है, सॉल्वेंट्स यानी अलग अलग सोल्यूबल सॉल्वेंट्स होते हैं, फिर कुकिंग ऑयल हमारा खाने का तेल जो होता है वो, पेंट्स वगैरह। ऑल दीज सब्सटेंसेस आर लाइटर देन वाटर, देयरफॉर फायर एक्सटिंग्विशर्स कैन बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। देखिए पहली आग पानी से बुझाई जा सकती है, दूसरी आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स यानी आग बुझाने वाले जो सिलेंडर्स होते हैं लगाए हुए रेड कलर में जगह जगह बिल्डिंग्स में लटकाए हुए, उनकी मदद से इन्हें बुझाना चाहिए। फिर है क्लास सी फायर, गैसेस सब्सटेंसेस, फायर्स कॉज ड्यू टू एसिटिलीन, हाउस होल्ड गैस, एलपीजी एट्सेट्रा। जो गैसेस होते हैं, एसिटिलीन हो या हमारा घर का सिलेंडर का गैस हो, गैस पाइपलाइंस द्वारा आने वाला वगैरह, तो उनके कारण जो आग लगती है तो ये क्लास सी फायर है। नेक्स्ट है क्लास डी फायर, केमिकल सब्सटेंसेस, fires caused due to combustible metals like potassium, sodium and calcium which react with water at normal room temperature. Magnesium, aluminum and zinc react with water at high temperature. When both these groups combine with water, it explodes. देखिए ये सावधानता रखनी है। ये आग कैसे लगती है? केमिकल सब्सटेंसेस से लगती है, जैसे पोटेशियम हो, सोडियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो है पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। जब भी ये मेटल्स पानी के कांटेक्ट में आते हैं तब ये बहुत बड़ा विस्फोट करते हैं, एक्सप्लोजन करते हैं। तब इनके कारण जब आग लगती है तब कभी भी इनके ऊपर पानी नहीं डालना है, पानी से नहीं बुझाना है। क्लास ई फायर, इलेक्ट्रिकल, a fire caused due to electrical components is class E fire. To extinguish such fire, power is cut off and non-conductive fire extinguishers like carbon dioxide are used. देखिए क्लास ई फायर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण लगी हुई आग होती है। जब वायर बिजली की टूटती है, तार जब टूटती है, उसके कारण स्पार्किंग होती है, उसके कारण आग लग सकती है। तो इस तरह की आग बुझाने के लिए पहले तो पावर कट ऑफ करना चाहिए, मेन कनेक्शन बंद करना चाहिए, और ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करने चाहिए, आग बुझाने वाले यंत्र जिनके जो नॉन कंडक्टिव यानी इंसुलेटर्स हो, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना होती हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह। ठीक है। फिर देखिए मेथड्स ऑफ फायर एक्सटिंक्शन। देयर आर 3 मेन मेथड्स टू स्टॉप स्प्रेड्स ऑफ फायर और टू कंट्रोल द फायर। 3 पद्धतियां हैं मुख्यतः आग बुझाने के। फर्स्ट है कूल आउट, दैट इज यूज ऑफ वाटर। पहली है ठंडा करना पानी की मदद से। टू एक्सटिंग्विश फायर, वाटर इज मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन विच इज इजीली अवेलेबल एवरीवेयर। पानी से आग बुझाई जाती है और वो आसानी से उपलब्ध होता है कहीं पर भी। इफ यू स्प्रे वाटर ऑन द फायर एंड अराउंड द फायर, इट क्रिएट्स कूलिंग इफेक्ट एंड हेल्प्स टू कंट्रोल द फायर। देखिए पानी अगर आप स्प्रे करते हो आग के ऊपर और आग के आसपास, तो वो ठंडा हो जाता है और आग जो है फैलने से रुकती है और कंट्रोल होती है। फिर है सप्रेस द फायर, टू कंट्रोल द फायर विच इज कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और सैंड एंड सॉइल कैन बी यूज। देखिए ऐसी आग जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण या ऑयल के कारण लगी हुई है, उनको बुझाने के लिए उन पर मिट्टी डालनी चाहिए, सैंड, सॉइल वगैरह डालना चाहिए, रेती डालनी चाहिए। इफ स्प्रेड अ फ्लोर लाइक सब्सटेंस ऑन फायर, इट कट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन एयर एंड फायर। दिस मेथड इज मोर यूजफुल टू एक्सटिंग्विश द फायर यूज्ड ड्यू टू ऑयल। देखिए एक फ्रॉथ जैसा सब्सटेंस होता है, कई बार फायर एक्सटिंग्विशर्स में भरा जाता है, वो जब हम बटन दबाते हैं तो अब उससे फ्रोथ जैसा सब्सटेंस निकलता है। फ्रोथ यानी फेस, झाग जिसे कहते हैं, तो उसके जैसा पदार्थ निकलता है, उसके कारण आग और एयर के बीच में कांटेक्ट टूट जाता है और जब ऑक्सीजन नहीं मिलता फायर को तब वो बुझ जाती है। फिर कीप अवे फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इन दिस मेथड ऑल फ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर केप्ट अवे फ्रॉम द फायर। एनी वुडन आर्टिकल और फ्लेमेबल सब्सटेंसेस मस्ट बी केप्ट अवे सो दैट नो सोर्स इज लेफ्ट फॉर द फायर टू स्प्रेड। अगर कहीं पर आग लगती है अनफॉर्चुनेटली, तो उस आग लगे हुए स्थान से सारे फ्लेमेबल यानी ज्वलनशील पदार्थ जो है, ज्वलनशील वस्तुएं जैसे गैस का सिलेंडर हो, पेपर्स हो, कपड़े हो, लकड़ी की वस्तुएं हो, वो सारे वहाँ से दूर ले जाना चाहिए, ताकि आग में और कुछ जलना नहीं चाहिए और वो आग फैले ना।
Stir up pump is the best device to put off small fires. It sprays water in all directions around the fire. Stir up pumps क्या होते हैं? देखिए, ये मैनुअल वाटर पंप्स होते हैं. मैनुअल वाटर पंप यानी हमारे जो वाटर पंप्स होते हैं इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलते हैं. लेकिन ये स्टर अप पंप्स जो होते हैं वो हैंड ऑपरेटेड होते हैं, हाथों से ऑपरेट होते हैं, हाथों से स्प्रे किया जाता है पानी, तो उन्हें कहा जाता है स्टर अप पंप. तो ये सभी दिशाओं में पानी डालता है. प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी मेजर्स. डेवलप द हैबिट ऑफ स्विचिंग ऑफ द गैस रेगुलेटर व्हेन नॉट इन यूज, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट. देखिए, सावधानता क्या बरतनी चाहिए, आग ना लगे या ना फैले, इसलिए तो रात के समय या फिर जब यूज में ना हो, गांव जाते समय आपको क्या करना है, गैस के रेगुलेटर्स बंद करने हैं, गैस सिलेंडर के रेगुलेटर्स. स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन यू आर गोइंग आउट ऑफ हाउस. जब घर से बाहर जा रहे हो कई सारे दिनों के लिए वगैरह, तो आपको जो इलेक्ट्रिसिटी हो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे रेफ्रिजरेटर हो वगैरह, वो बंद करने हैं. टू मेक अदर्स अलर्ट एंड कॉल देम फॉर हेल्प, शाउट लाउडली. बाकियों की मदद को पुकारने के लिए जोर जोर से पुकारना है उन्हें मदद के लिए. कॉल फायर ब्रिगेड. फायर ब्रिगेड को कॉल करना है और बुलाना है. प्रोवाइड इंफॉर्मेशन हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर्स. जो फायर एक्सटिंग्विशर्स बिल्डिंग्स में लगाए हुए होते हैं उनको यूज कैसे करना है वो भी सीखना चाहिए, और आपको अगर पता है तो दूसरों को इनकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए. फर्स्ट एड. लेट द पेशेंट सिट स्लीप इन अ कंफर्टेबल पोजीशन एंड कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली. अगर कोई व्यक्ति आग में थोड़ा सा जल जाता है वगैरह, तो उसे कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाना या लेटाना है और उस इमीडिएटली तुरंत डॉक्टर को बुलाना है. लैंडस्लाइड्स, रिफ्ट कोलैप्स. देखिए, लैंडस्लाइड यानी क्या होता है उसके बारे में हम सीखेंगे. ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है. व्हाट आर द रीजंस फॉर मारिन मिसहैप इन पुणे डिस्ट्रिक्ट, व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स. देखिए, मारिन नाम का गांव है छोटा सा, आंबेगांव तालुके में, पुणे डिस्ट्रिक्ट में. वहाँ पर क्या हुआ था, 31 जुलाई 2014 को एक लैंडस्लाइड हुआ था. यानी वो एक हिल के पास है, पर्वत के पास है वो गांव. तो वहाँ पर बहुत हेवी बारिश हुई थी, उसके कारण वो पर्वत का थोड़ा टुकड़ा मिट्टी, बहुत बड़ा हिस्सा धंस कर गांव के ऊपर नीचे गिर पड़ा, और उसमें सारे लोग दब कर मर गए और नियरली 151 पीपल उसमें मृत्यु हो गए, और उसमें नियरली 200 पीपल जो है वो दफनाए गए थे. काफ़ी लोगों को बचाया गया. 44 हाउसेस उसमें पूरे गिर गए. ठीक है, तो पूरा गांव ही नष्ट हो गया उसके कारण. व्हाट इज द लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड यानी क्या, देखिए, अर्थ का थोड़ा टुकड़ा या रॉक वगैरह माउंटेन से ऊंचाई से गिरकर नीचे आता है तो उसे कहते हैं लैंडस्लाइड. ठीक है. नेचुरल क्रैक्स एंड फीचर्स प्रेजेंट इन हार्ड रॉक्स कॉज देयर ब्रेकिंग. देखिए, कई बार बड़े बड़े पत्थरों में, चट्टानों में वगैरह क्या होता है कि उनमें ये क्रैक्स होते हैं कई बार. तो क्या होता है, उनको कई बार बारिश होती है वगैरह तो भीग जाते हैं, उनमें पानी भरता है, वजन बढ़ता है, उसके कारण वो होल्ड नहीं कर पाते, पकड़ कर नहीं रख पाते और वो नीचे गिर जाते हैं, धंस जाते हैं. स्पेशली एट द टाइम ऑफ हेवी रेन्स, वाटर एंटरिंग दीज क्रैक्स कॉजेस वीदरिंग ऑफ दीज रॉक्स. जब बहुत वर्षा होती है, रेनफॉल, तब उन क्रैक्स में पानी जाता है, उससे वो रॉक जो है वो बड़े बड़े चट्टानें वीक हो जाती है. वेट इंक्रीजेस, these rocks slide on sloppy region and settle at the lower slide. तो वो धंस जाते हैं, उनके टुकड़े टूट कर, और वो यानी स्लोप में से फिसलते फिसलते आते हैं और लोअर साइड में रुक जाते हैं. दिस इज कॉल्ड कोलैप्स ऑफ रिफ्ट. कॉजेस ऑफ लैंडस्लाइड. आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, हेवी रेन्स, स्टॉर्म्स, फ्लड्स कॉज लैंडस्लाइड. देखिए, ये आफ्टर इफेक्ट्स है, यानी जब कोई किसी रीजन में या पर्वत वाले रीजन में वगैरह अर्थक्वेक होता है तो क्या होता है, माउंटेन को भी धक्का पहुंचता है, तो उसके कारण उसमें टुकड़े होते हैं और वो नीचे धंस कर आते हैं. या फिर सुनामी होती है, या फिर बहुत बारिश होती है, अगर तूफान होता है तेज़,
या फिर बाढ़ आती है, उसके कारण ये लैंडस्लाइड हो सकते हैं। अनलिमिटेड कटिंग ऑफ ट्रीज कॉजेस सॉइल इरोजन। देखिए पर्वतों पर अगर बहुत ज़्यादा, कई बार नेचुरली तो जंगल होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, जंगल पेड़ काट देते हैं, उसके कारण पेड़ क्या करते हैं, ट्रीज अपने रूट्स जो होते हैं, रूट्स में कई सारे मिट्टी पक्की पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। लेकिन जब ट्री काटे जाते हैं तो वो मिट्टी भी लूज हो जाती है, और जब बारिश वगैरह होती है तब वो धस कर नीचे चली आती है। While building roads in mountains, there is a lot of digging that makes the mountains weak. जब रोड्स या रेलवेज के लिए टनल्स बनाए जाते हैं, माउंटेन्स में क्या कहते हैं, डायनामाइट्स का विस्फोट किया जाता है या उन्हें खोदा जाता है, तो उसके कारण माउंटेन्स जो है वो वीक हो जाते हैं, उसके कारण बारिश होने के बाद वो फिर गिर जाते हैं। Make a list and discuss. In Maharashtra, where do traffic jams occur due to लैंडस्लाइड्स? कहाँ पर होते हैं लैंडस्लाइड्स के कारण ट्रैफिक जाम? मुख्यतः अगर आप मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे देखोगे तो वहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक जाम्स होते हैं बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड्स के कारण, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ सच प्लेसेस। व्हाई डू द लैंडस्लाइड ऑकर एट दोज प्लेसेस ओनली? क्योंकि वहाँ पर माउंटेन है ना, वेस्टर्न घाट है या फिर सह्याद्री माउंटेन है, उनमें से उसके आसपास वो एक्सप्रेसवे जाता है, उसके कारण वहाँ पर माउंटेन से नीचे आते हैं। जहाँ जहाँ घाट होते हैं ना, वहाँ ये लैंडस्लाइड्स होने का बहुत संकट होता है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड, रिवर्स गेट फ्लडेड एंड चेंज देयर पाथ्स। लैंडस्लाइड के कारण क्या होता है, अगर नदी के रास्ते में ही अगर बहुत बड़ा धंस जाती है ज़मीन, तो वो नदी अपना रास्ता बदल देती है। फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटरफॉल्स, फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वायर्स। कई बार वाटरफॉल्स निर्माण होते हैं, फिर आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वायर्स, कई सारे तालाब बन जाते हैं। देयर इज लाइफ एंड फाइनेंशियल लॉस ऑन अ लार्ज स्केल एज ट्रीज, बिल्डिंग्स, रॉक्स ऑन अ स्लॉपी एरिया कोलैप्स ऑन लो लाइंग लैंड। देखिए जीवित हानि होती है, वित्त हानि होती है, फाइनेंशियल लॉस, आर्थिक नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे पेड़ गिर जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाते हैं, ठीक है, तो उसके कारण रोड्स पर गिर जाते हैं तो ट्रैफिक रुक जाता है, बिल्डिंग्स पर गिर जाते हैं तो बिल्डिंग, लोगों पर गिर जाते हैं तो लोग मर जाते हैं, ठीक है। लैंडस्लाइड अफेक्ट्स द ट्रैफिक, ट्रैफिक का भी रुक जाता है पूरा। लैंडस्लाइड डिस्ट्रॉयज प्लांट लाइफ ऑन इट। देखिए प्लांट लाइफ, पेड़ गिर जा, पूरा पर्वत का एक टुकड़ा ही नीचे आ जाता है, तो उसके ऊपर की सारे जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो सारे मर जाते हैं। डिजास्टर रिलीफ प्लानिंग, अभी देखिए इन संकटों से निपटने के लिए किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए, ये हम देखते हैं। If the plan is prepared, it will help in a disaster relief in the school. For that, prepare a chart as given below. देखिए स्कूल में एक प्रिपरेशन किया जाता है रिलीफ के लिए, तो उसके लिए चार्ट बनाने के लिए कहा है। देखिए मेन पॉइंट्स, द थिंग्स टू बी नोटेड, कौन से मुख्य पॉइंट्स है वो देखते हैं। प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऑफ द स्कूल, स्कूल की क्या प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो लिखनी चाहिए। जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल, स्कूल का नाम क्या है, एड्रेस यानी कहाँ पर है स्कूल। नेम एंड रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द हेड मास्टर विद कॉन्टैक्ट नंबर, जो हेड मास्टर है आपके। देखिए क्या होता है, जब डिजास्टर होता है कोई, तो बहुत से लोगों को जो निर्वासित हो चुके हैं, जो बेघर हो चुके हैं, जिनके घर पर बाढ़ वगैरह आ चुकी है, घर गिर चुके हैं, तो उनको स्कूल्स में रोका जाता है, क्योंकि स्कूल्स में काफ़ी जगह होती है। तो वहाँ पर जाने के लिए उनको देखिए आपके स्कूल का नाम और एड्रेस लिखना चाहिए, फिर आपके हेडमास्टर का कॉन्टैक्ट नंबर, उनका नाम, उसका घर का पता वो लिखना चाहिए। नेम्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट मेंबर्स, आपके स्कूल के जो मैनेजमेंट बोर्ड है उनका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ स्टाफ, आपके स्कूल में कितना स्टाफ काम करता है, टीचर्स हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो वगैरह। फिर स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, डिजास्टर के दौरान स्कूल का एक कमेटी होती है मैनेज करने के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर कौन है, आग बुझाने वाला। अवेयरनेस फैलाने वाला, जागृति फैलाने वाला। इंस्ट्रक्शंस, सूचना देने वाला।
फिर ट्रैफिक उसकी सूचना देनी है, फायर एक्सटिंग्विशर्स कहाँ पर लगाए हुए हैं कोने कोने में वो देखना है, जागृति फैलानी है, ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सेफ्टी सुरक्षित कैसे रखना है बच्चों को या बड़ों को भी। कम्युनिकेशन कमिटी, अगर टेलीफोन वगैरह कांटेक्ट करना पड़ता है एम्बुलेंस को या फायर ब्रिगेड को, तो उनको कैसे कांटेक्ट करना है, ये सब उसमें 2-3 मेंबर्स होंगे, ठीक है। डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल बिल्डिंग, टोटल नंबर ऑफ रूम्स, आपके स्कूल में कितने टोटल रूम्स है, चाहे वो क्लासरूम्स हो या नॉन टीचिंग रूम्स हो। फिर नंबर ऑफ क्लासरूम्स कितने हैं, फिर क्लासेस कितने हैं, यानी कौन से कक्षा से कौन से यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड तक या फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक कौन से स्टैंडर्ड तक पढ़ाया जाता है। फिर टाइप्स ऑफ रूफ, आपके छत कौन से है, किस तरह का है, या क्या कहते हैं उसे, सीमेंट का है या वुडन है या फिर शीट्स यानी पत्रे डाले हुए हैं वो। फिर एज ऑफ द बिल्डिंग ईयर, कितने साल हुए हैं बिल्डिंग को बनाकर, कौन से वर्ष में बनाई थी स्कूल की बिल्डिंग, ये सब लिखना चाहिए। फिर डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल बिल्डिंग, देखिए ये हो चुका है। इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल ग्राउंड, स्कूल के ग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन। देखिए टाइप ऑफ प्ले ग्राउंड, आपका जो ग्राउंड होता है उसकी इंफॉर्मेशन, जैसे किस तरह का प्ले ग्राउंड है, प्रेयर स्पेस जहाँ पर आपकी प्रार्थना होती है, राष्ट्रगीत होता है, खो खो कबड्डी एंड अदर ग्राउंड्स, आपका खो खो का ग्राउंड अलग होगा, कबड्डी का वगैरह, ये सारे ग्राउंड्स। डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम मेन रोड, मुख्य रास्ते से आपका कितने डिस्टेंस पर है आपका ग्राउंड, वो उसका मैप भी लिखना चाहिए, पूरा ड्रॉ करके रखना चाहिए आपके स्कूल का, बिल्डिंग का और मैप का, रोड्स का, ग्राउंड का। डेली रूटीन ऑफ द स्कूल, क्या रूटीन होता है आपका, टाइम टेबल स्कूल का। टाइम टू स्टार्ट स्कूल ब्रेक्स एंड टाइम टू लीव द स्कूल, कब शुरू होती है आपकी स्कूल, कब आपके रेसेस यानी इंटरवल होते हैं और कब आप स्कूल की छुट्टी होती है। फिर डेली एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन द स्कूल, आपकी पाठशाला में क्या क्या काम किया जाता है डेली, प्रार्थना होती है, खेल कूद होती है, शिक्षा होती है, एक्सरसाइज होती है, योग होता है वगैरह। पॉसिबल हजार्ड्स इन द स्कूल, क्या क्या खतरा यानी धोखादायक बातें कौन सी है वो। नेम एंड टाइप, नॉर्मल, मीडियम, एक्यूट ऑफ द डेंजर, कौन सा डेंजर है आपके स्कूल में पॉसिबल, क्या वो नॉर्मल है, मीडियम है या बहुत खतरनाक है, एक्यूट यानी। फिर डिस्ट्रक्शन इन द पास्ट एंड करंट प्लानिंग, अगर आपके पास में कई बार नेचुरल कैलेमिटी आई है, भूकंप हुआ है वगैरह, तो कितना नुकसान हुआ है और अभी उस पर क्या कदम उठाए गए हैं वगैरह। डिजास्टर मैनेजमेंट मैप ऑफ द स्कूल, आपके जैसे कि मैंने बताया पूरा मैप निकाल के रखना चाहिए बिल्डिंग का, इमरजेंसी में कहाँ से निकलना है बच्चों ने वगैरह, इमरजेंसी इवैक्यूएशंस वगैरह, इमरजेंसी एग्जिट्स। The map must have following content: all buildings of the school, their structure, grounds, entrances, place of probable dangers in the school, safe places at the time of disaster, nearest road. इन सभी के मैप्स होने चाहिए, इन सभी के स्थान बताए होने चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर है आपके बिल्डिंग का, कहाँ पर है, ग्राउंड कहाँ पर है, एंट्री कहाँ पर है, एग्जिट कहाँ पर है, कौन से पॉसिबल डेंजर्स है, क्या किसी बिल्डिंग के छत में क्रैक्स गए हैं, वो सब पूरा पॉइंट आउट करना चाहिए। सुरक्षित स्थान कौन से है जब कोई संकट आता है, विपत्ति आती है तब, और नियरेस्ट रोड कौन सा है। दिस मैप must be at the entrance of the school and all students must be given detailed knowledge about it. ये स्कूल के एंट्री में ही लगाना चाहिए, प्रवेश द्वार में, और सभी बच्चों को इसका पूरा नॉलेज, ज्ञान दिया जाना चाहिए। मॉक ड्रिल इन द स्कूल, देखिए मॉक ड्रिल यानी ऐसा इमेजिन करना कि अभी संकट आया है और उसके अनुसार क्या कदम उठाने हैं, ऐसे प्रैक्टिस करना। एवरी मंथ अ मॉक ड्रिल must be conducted in the school. It should include possible hazards and the measures taken against them. अगर ऐसे इमेजिन किया जाता है कि समझो अर्थक्वेक आया है या फिर आग लगी है, ये समझकर फिर कैसे बच्चों को निकाला जा सकता है, कैसे क्या कौन से कदम उठाने हैं, वो सब प्रैक्टिस की जाती है। The date, time, number and number of students, shortfalls must be noted down. कब
आपने ये प्रैक्टिस की है, कितने बजे, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वगैरह, और क्या गलतियां हुई उस दौरान, वो सब कुछ लिखना चाहिए और वो गलतियों को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। वर्क ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद इंडियन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट हैज लॉन्च प्रोग्राम टू फोरकास्ट द लैंडस्लाइड्स एंड इट्स इफेक्ट्स। देखिए भारतीय शासन ने क्या किया है, इंडियन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट यानी माउंटेन्स की स्टडी करने वाले इंस्टीट्यूट और ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, इनकी मदद से क्या किया है, लैंडस्लाइड को पहले ही पता करने का, उनका अंदाज़ा लगाने का और उनका परिणाम स्टडी करने का प्रयास किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी एंड अर्थ जियोलॉजिकल फोरम ऑल्सो हेल्प फॉर दिस फोरकास्ट। जियोलॉजी यानी क्या, भूगर्भ शास्त्र यानी ज़मीन के अंदर क्या मूवमेंट्स हो रही है उसके बारे में स्टडी करना। तो इन इंस्टीट्यूट्स की मदद से भी मदद ली जाती है ये पहले से अंदाज़ा करने के लिए कि कौन सा संकट आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।